आकाशवाणी पूर्णिया सुनने वाले तमाम श्रोताओं का स्वागत है आज के विशेष परिचर्चा में। आज हमारी परिचर्चा का विषय है युवा शक्ति विकसित भारत का आधार। श्रोताओं, आज 12 जनवरी है और इस दिन को प्रत्येक वर्ष की भांति संपूर्ण भारतवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। आज के ही दिन वर्ष 1863 में एक महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक, समाज सुधारक और युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। विवेकानंद ने न केवल वेदांत दर्शन और शंकराचार्य के अद्वैतवाद को पुनः स्थापित किया, बल्कि इसकी व्यवहारिकता पर भी बल दिया। इनके विचार किस तरह आज भी प्रासंगिक हैं और युवाओं को आध्यात्मिकता, नैतिकता तथा राष्ट्रवाद को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है। क्या इन्हीं आदर्शों को अपनाकर इस देश का युवा भारत के माननीय प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 के विकसित भारत का सपना साकार करेगा? इन्हीं बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री टंडन ठाकुर जी, जो कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य हैं, साथ ही समाज सेवी हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं मोनू कुमार झा जी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। आप दोनों मेहमानों का आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने जो स्टूडियो में हम लोगों को बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। जी टंडन जी, आज की परिचर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि वर्ष 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बने और इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने जो अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और जो टारगेट सेट किया है, उसका बोझ सीधे सीधे युवाओं पर उन्होंने डाला है कि युवा ही ये सफल कर सकते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, और विकसित भारत 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस सपनों के पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी संकल्पित हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि देश के अंदर से ऐसे युवाओं को, ऐसे संस्कारित युवाओं को समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आगे करना है, जो चारित्रिक रूप से मजबूत हो। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का भी मानना था कि जो चरित्र का बल है वो सबसे उत्तम बल है। लोगों में अगर चरित्रहीनता आती है तो उनके कितने भी गुण हो वो नष्ट हो जाएगा। अगर लोग चरित्रवान हैं तो उनमें सर्वगुण मौजूद है। प्रधानमंत्री जी भी स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को लेकर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य ब्राह्मणी भोजत, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। वो युवाओं को कहते थे, लोगों को कहते थे, वो आह्वान करते थे। उनका मानना था कि युवा ऐसा यशस्वी हो जिसमें संघर्ष करने की शक्ति हो, जिसमें सही और गलत की पहचान करने की शक्ति हो, और जो ऐसे निर्णय ले जिससे सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा भी विवेकानंद जी का कहना होता था। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। स्वामी जी कहते थे कि दुनिया के सताए हुए जो लोग हैं, हर धर्म के जो सताए हुए लोग हैं, उनको शरण देने का काम हमारे देश भारत में होता है। सबकी सुरक्षा की गारंटी आज मोदी जी के सरकार में भी है। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो सीएए लागू किया है, कहीं ना कहीं आप जोड़ेंगे तो नागरिकता संशोधन कानून भी जो है, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी का संकल्प था, उसकी सिद्धि का काम हमारे प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं। आज दुनिया के अन्य देशों में जो सताए हुए लोग हैं, ऐसे शरणार्थी हैं,
उनको भी शरण देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, आज जो उनका संकल्प था, उस संकल्प की सिद्धि का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मोनू जी, स्वामी विवेकानंद के विचारों की हम बात करें तो उनका ये इस बात पर बहुत जोर होता था कि चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है, और जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होगा तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। आज के युवा, जब 21वीं सदी में हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उस विचार से युवाओं में भटकाव आ रहा है। तो आप क्या भटकाव देखते हैं और क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या आवश्यकता है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने आकाशवाणी पे मुझे यह मौका दिया कि स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे ये परिचर्चा हो रही है और उसमें मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। जब स्वामी जी चरित्र की बात करते हैं तो स्वामी जी सनातन को उससे जोड़ते हैं, और स्वामी जी के हर एक भाषण में या उनका जो लेख है उसमें यह दिखता है कि वो सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज चरित्र निर्माण को जोड़ते हैं। चरित्र निर्माण में स्वामी जी सबसे पहले कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, और वो लक्ष्य सही मार्ग पे हो। तो आज के युवा में जो भटकाव आ रहा है वह भटकाव का कारण अलग अलग, लेकिन जो अभी का परिवेश है 2014 के बाद का परिवेश आप देखेंगे तो जिस हिसाब से उच्च शिक्षा में सुधार हो रहा है और उसके साथ साथ अगर आप कहेंगे तो माध्यमिक शिक्षा में भी और उच्चतर शिक्षा में भी सुधार हो रहा है, तो वह परिवेश धीरे धीरे बदलता जा रहा है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एक समय था कि अगर आप सोशल मीडिया को देखिएगा या फिर और लोगों में देखिएगा तो मंदिरों में या और कई जगहों पे भीड़ कम होती थी, और अगर किसी अन्य तरह का कार्यक्रम होता था तो वहां भीड़ अधिक होती थी। आज वह भीड़ मंदिर में शिफ्ट कर रहा है, आज वह भीड़ अन्य जगहों पे शिफ्ट कर रहा है, स्कूलों में कॉलेजों में शिफ्ट कर रहा है। तो यह स्वामी जी के बातों को मानते हुए जो वर्तमान की सरकार है उसके काम को देख के हो रहा है, और साथ साथ चरित्र निर्माण की काम भी हो रही है। और चरित्र निर्माण अगर हम कहेंगे तो चरित्र निर्माण इस सेंस में कि पहले लोग को अगर रोजगार नहीं मिलता था तो वो लोग दूसरी तरफ भटकते थे, और भटकने के बाद वजह से ही उनके चरित्र में किसी तरह की दोहन होती थी। आज उनको रोजगार मिल रहा है, आज उनको काम मिल रहा है, तो उस चीज में बदलाव आते जा रहा है दिन पर दिन। जी, टंडन जी, इसी बात को शिक्षा पे इन्होंने जोड़ दिया। स्वामी जी का ये कहना था कि आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो व्यक्ति मृत के समान है, उसमें आत्मशक्ति होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो युवा है उसमें डिप्रेशन एक बड़ी समस्या होती जा रही है, नशा के जद में भी युवा जा रहे हैं। हमारा सपना, हमारा विजन जो है, एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन है, उसको पूरा करने के लिए एक मजबूत युवा की आवश्यकता है। स्वामी जी के कथन की भी मैं चर्चा करूंगा। वो कहते थे कि पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन आज के युवा क्या इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? क्या अपने आत्मविश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हैं? क्या कहेंगे आप? थोड़ा भटकाव की स्थिति अभी जो हम लोग समाज में देख रहे हैं, भटकाव की स्थिति थोड़ी आई है। हम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। जब समाज के क्षेत्र में जाते हैं तो इस तरह कई जगहों पर, सार्वजनिक स्थलों पर भी देखा जाता है। जिस प्रकार हम लोग पहले देखते थे कि शारीरिक खेलकूद हो, श्रम हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो और या बैट बॉल हो, इस प्रकार का, कबड्डी हो, खो खो हो, इस प्रकार का खेल पहले ज्यादा खेला जाता था। लेकिन अभी के युवाओं में थोड़ा सोशल मीडिया से लेकर के मोबाइल का ज्यादा चलन हो चुका है, और कहीं न कहीं अगर हम इसे जोड़ के देखते हैं तो शारीरिक श्रम कहीं न कहीं कम हो रहा है। शारीरिक श्रम जब युवा कम करेंगे तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से डिप्रेशन का शिकार, और डिप्रेशन की ओर जो है युवा इसलिए बढ़ रहे हैं। अब आज के युवाओं को आपके चैनल के, आपके आकाशवाणी के माध्यम से मैं आग्रह भी करना चाहता हूं कि आज के युवाओं से कि थोड़ा सा शारीरिक रूप से जिसमें श्रम हो उस खेल के ओर युवा ध्यान दे। और एक बात का तो मैं आग्रह करना चाहता हूं
कि जो भी महापुरुष हुए हैं हमारे देश के अंदर, क्योंकि हम लोग उनको देखे नहीं हैं, उनकी पुस्तक को पढ़ते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं और उनके द्वारा जो बताया गया मार्ग है उन पर चलने का हम लोग प्रयास करते हैं। उस मार्ग पर अगर हम लोग 100% नहीं, अगर कुछ प्रतिशत भी अगर हम लोग उसके मार्ग पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्ग की ओर जाने का रास्ता बनता है। इसके लिए युवाओं को देखना होगा, स्वामी जी का व्यक्तित्व चरित्र पढ़ना होगा और जब उनके व्यक्तित्व और चरित्र को पढ़ेंगे युवा तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक इच्छा शक्ति, एक इच्छा होगी कि स्वामी विवेकानंद जी का अगर चरित्र का अध्ययन करेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी कैसे थे, कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को ऊपर करने का काम पूरे विश्व के सामने स्वामी विवेकानंद जी ने जो किया वो तब होगा युवाओं में, तब उसके प्रति जिज्ञासा होगी जब वो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए युवाओं को जरूर स्वामी विवेकानंद जी का जीवन पढ़ना चाहिए, हेडगेवार जी का पढ़ना चाहिए, गोलवलकर जी का पढ़ना चाहिए, अटल जी का जीवन, अटल जी की जीवनी लोगों को पढ़नी चाहिए। और इससे क्या होगा कि युवा जो देखेंगे स्वामी जी को, कि स्वामी जी का जो शरीर था, स्वामी जी कहते थे कि युवाओं का शरीर इस प्रकार होना चाहिए, उसका मुखमंडल आभा मंडल, कि उसके ललाट से चमक निकलना चाहिए। वो चमक कैसे निकलेगा? युवा नशे की लत में चले आएंगे तो वो चमक उसका ओझिल हो जाएगा। और उसके लिए क्या है कि थोड़ा कहीं ना कहीं जो है शारीरिक श्रम करना है, नियमित रूप से। स्वामी विवेकानंद जी व्यायाम क्या करते थे, नियमित रूप से व्यायाम करेंगे और जो अच्छा मार्ग है, जो हमारे महापुरुष द्वारा दिखाया गया मार्ग है, उसे हम दिखाएंगे। कोई भी अगर गलत कार्य है उसे हम जब चाहेंगे, जब हम लोग प्रण ले लेंगे तो वो कार्य को हम लोग छोड़ सकते हैं। और युवा अगर प्रण ले लेंगे, युवा प्रेरणा स्रोत अपने विवेकानंद जी महापुरुष को बनाएंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो भटका हुआ है, भटकाव से पुनः वापसी होगा और फिर एक समाज के अंदर और राष्ट्र के अंदर जो कल्पना हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने जो किया था, उस प्रकार के युवाओं का जिसके भुजबल में ताकत हो, जो समुद्र के रास्ता को बदल सकता है, जो हवाओं के रुख को बदल सकता है, ऐसे युवा का जिन्होंने कल्पना किया, जो हमारे विवेकानंद जी ने किया था, उनके सपनों की सिद्धि तब होगी जब युवा भी स्वामी विवेकानंद जी के संकल्प को लेकर के चलेंगे। जी मोनू जी, 19वीं सदी की बात करें, जिस समय स्वामी विवेकानंद ने संघर्ष किया था, देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था, तो उन्होंने उस समय भी कहा था कि भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वही कहना है कि भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। दोनों बातों में समानता है। उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि विश्व गुरु बनने के लिए हमें खुद अपने देश को पुनः अपने आध्यात्म की ओर लौटना होगा, अपनी संस्कृति को मजबूत करना होगा। प्रधानमंत्री जी का भी यही विजन है कि अपनी संस्कृति और अपने आध्यात्म को हम मजबूत करें। आप किस तरह से इसको देखते हैं? युवाओं में आध्यात्मिक विकास, अपने संस्कृति के प्रति चेतना की कितनी आवश्यकता है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहा है। क्या आवश्यकता है आज की? जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, आज वह सत्य होते हुए दिख रहा है कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। अगर आप देखेंगे तो आज जो धर्म की बातें स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, आज आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर बांग्लादेश में हमारे देश के हिंदू भाइयों के साथ कुछ हो रहा है तो जो बांग्लादेश का बॉर्डर राज्य है उसके भी वहां के धर्म के लोग निकल के कहते हैं कि ऐसा अगर हुआ तो हम भी जवाब देने के लिए नहीं चुके। तो आज युवाओं के बीच में परिवर्तन आ रहा है, युवा धर्म की ओर जा रहे हैं और वही कारण है कि स्वामी जी के बात को हम सच मान रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया और जहां जहां आजादी का अमृत महोत्सव मना, सभी जगह लोग इतने रूप में इकट्ठे हुए, इतने भीड़ में इकट्ठे हुए कि वहां लग रहा था कि फिर से पुनः वापसी भारत में वही धर्म युग का हो रहा है, सनातन का हो रहा है और राष्ट्रपति विचार कर रहे हैं। उसी समय जो फिर से आप देखेंगे कि अभी जो लक्ष्य रखा गया विकसित भारत का जो विषय है, तो जब आजादी का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उस लक्ष्य को रखा गया है कि आजादी के 100 वर्ष पूरने पे
हम विकसित भारत हो जाएंगे। और विकसित भारत हो जाएंगे तो कैसा विकसित भारत होंगे, तो जो पाश्चात्य काल में कभी हमें हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वैसा विकसित भारत हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो अभी से ही वो बदलाव शुरू हो रहा है हमारे बीच। जो यह शिक्षा में बदलाव आया है, पहले क्या था कि हमारे बीच में स्किल की नॉलेज की कमी थी, हमारे देश में स्किल नॉलेज कम दिया जाता था। आज क्या है कि उसकी शुरुआत लगभग 12वीं से ही एनईपी के तहत किया जा रहा है। तो यह दिखलाता है कि उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि धर्म की पढ़ाई की बात किया जा रहा है। हमारे देश में जो पहले से ही स्वच्छता का काम होता था, उस स्वच्छता को भी जोड़ा गया है। पर्यावरण रक्षा का काम होता था, उसको भी जोड़ा गया है। तो उस सभी के माध्यम से जो सनातन संस्कृति या धर्म हमें सिखाता है कि हम अगर किसी पेड़ से फल खाते हैं तो उस पेड़ का हम पूजा करते हैं, हमारे यहाँ होते आया है। तो वैसी चीजों को लेके ये विकसित भारत के संकल्प के साथ हमारा जो स्वामी जी का सपना था, और स्वामी जी ने कहा था कि एक समय होगा कि हमारा देश फिर से उसी मार्ग पे आएगा जो धर्म का मार्ग है, जो सनातन के मार्ग को लेके हमारा देश पूरे विश्व में जाना जाता है, और वही आज हो रहा है। आप देखते होंगे, उसी को अगर हम जोड़े तो पहले क्या होता था कि अगर हम मेट्रो में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, तो वहां जो गाना गाने के लिए हमारे पास लोग आते थे, कुछ ऐसा आज वो माहौल बदल रहा है। वहां पे भारतीय संस्कृति का गाना हो रहा है, धर्म का गाना हो रहा है, और यह समय भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म के लिए है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही हमारे अयोध्या में रामलला भी स्थापित हो गए हैं। तो निश्चित ही जो विकसित भारत का सपना है 2047 का, वो आजादी के 100 वर्ष पूरने पे, तो वो भी पूरा होगा, और हमारी देश फिर से भारतीय संस्कृति की ओर जो लौट रही है, धर्म परंपरा की ओर लौट रही है, वो लौटेगी। क्योंकि आप आज के डेट में देख सकते हैं कि जहां पहले विश्वविद्यालय में जो आईआईटी था, जो इंजीनियरिंग के बड़े बड़े कॉलेज थे, वहां पे सरस्वती पूजा नहीं होती थी। आज हर जगह लगभग हर लोग सरस्वती पूजा कर रहे हैं। भारतीय झंडे को नहीं फहराए जाते थे। आकाशवाणी पे बड़ी खबर चली थी कि एक एनआईटी में जब जम्मू कश्मीर में भारतीय झंडा फहराया गया तो वहां लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसी कैंपस में कितना झंडा लेके निकले, राष्ट्रवादी विचार कैसे फैला। उस लाल चौक की भी बात यादें होगी, जिस लाल चौक पे क्या था कि झंडे फहराने के लिए नहीं देते थे लोग, आज उस लाल चौक पे हमेशा भारतीय झंडा फहरा रहा है। वहां पे भी धर्म का काम हो रहा है, वैष्णो देवी में भी लोग अच्छे से जा रहे हैं। तो वो धर्म की जो सोच थी हमारे स्वामी विवेकानंद जी की, उस पर फिर से भारत पुनः लौट रहा है। जी टंडन जी, आज के जो युवा हैं वो किसको आदर्श बना रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो उनका रोल मॉडल है वो किसको बना रहे हैं? क्या वो फिल्म स्टार को बना रहे हैं, क्या वेस्टर्न के किसी हीरो को बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, या स्वामी विवेकानंद को बना रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि युवा एक अच्छा आदर्श चुने ताकि उनके विचारों को लेकर आगे चल सके। क्या इसको आप एक मानते हैं कि चुनौती है आज के समय में? अगर आज के युवा के आदर्श चुनने का विषय हो तो आज के युवा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आदर्श चुनते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श चुनते हैं, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे जो कर्मयोगी रहे हैं देश की स्वतंत्रता संग्राम में, जिनका अहम योगदान रहा है, इन्होंने चरित्र निर्माण के बारे में जो उद्देश्य दिया, ऐसे लोगों को आज के युवा अपना आदर्श मानते हैं, चुनते हैं। उसका उसके उदाहरण भी कई हैं। जो पूर्व के समय में हम लोग देखते थे, चाहे जो अंग्रेजी नववर्ष हो या अन्य कोई अंग्रेजी तारीख हो, इस पर जो हम लोग देखा करते थे, युवा कहीं केक काट रहे हैं, कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं पार्क घूम रहे हैं। लेकिन आज हम वही देख रहे हैं जो भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जो भारत के संस्कृति के संवाहक हैं, जो भारत के ध्वजवाहक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जो जन्मभूमि अयोध्या है, वहां जो हम लोग भीड़ देख रहे हैं, जो इस तरह युवाओं का जो वहां जुटान हो रहा है। अभी विगत कुछ महीने पहले जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, करोड़ों लोगों का जो वहां जाना था, करोड़ों लोगों द्वारा जो कुंभ स्नान का जो एक विहंगम दृश्य दिखाया गया था, तो भारतीय सभ्यता संस्कृति भी उसमें दिख रही थी।
और युवाओं की भागीदारी भी उसमें दिख रही थी। तो हम यह कह सकते हैं कि आज के युवा अपना आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं। जी मोनू जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विचार था स्वामी विवेकानंद का कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। आज हम अगर देखें 21वीं सदी में तो लोग स्वार्थी हो रहे हैं, अपने विकास की ओर सिर्फ ध्यान देते हैं। लेकिन क्या अगर हम विकसित भारत चाहते हैं तो हर व्यक्ति का विकास जरूरी नहीं है? क्या वही विचार नर सेवा नारायण सेवा वाला विचार फिर से लागू करना आवश्यक नहीं लग रहा है? आप क्या कहेंगे? जो स्वामी जी का यह विचार था नर सेवा नारायण सेवा, आज उस विचार को अगर हम देखें तो जो विकसित भारत का सपना है 2047 तक जिसको पूरा करना है, उसमें जो अभी की वर्तमान सरकार है उन्होंने जो लक्ष्य रखा है कि हम विकसित भारत बनेंगे तो कैसे बनेंगे, तो उसमें एक उन्होंने एज्यूम पर कैपिटा इनकम रखा है। क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा हम तभी कह सकते हैं जब एक व्यक्ति को उतना अर्जन हो जाए जितना उसको जीने की आवश्यकता है और उससे कुछ बचत हो जाए, सरप्लस जिसको हम कहते हैं, तभी वो व्यक्ति नर सेवा नारायण सेवा कर सकता है। तो जो विकसित भारत होगा उसके पर कैपिटा को सामान्य करना पड़ेगा। जो वर्ल्ड बैंक का या यूनिसेफ का रेशियो है कि इतना अगर कोई व्यक्ति कमा लेगा तो वो गरीब नहीं कहलाएगा और उससे कम अगर कोई कमाएगा तो गरीब कहलाएगा। तो आज के समय में जो वर्तमान सरकार है वो नर सेवा नारायण सेवा को देखते हुए ही काम कर रही है। क्योंकि अगर आप वर्तमान अभी जो समय चल रहा है इसकी तुलना करें तो पहले गोदामों में अनाज सड़ जाता था, वो अनाज आज गरीबों तक फ्री में पहुंच रहा है। तो वो नर सेवा नारायण सेवा को ही दर्शा रहा है। और जब तक वो अनाज गोदाम में इतना रहेगा कि ना सड़ जाए तब तक सरकार शायद देती रहेगी। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि हमारे लोगों के बीच में ये भी प्रवृत्ति आई है, भारतवर्ष के लोगों के बीच में, कि अगर हमारे पास अधिक है तो हम लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक दे। पहले लोग मांगने जाते थे भिक्षाटन तब मिलता था, लेकिन आज क्या है कि लोग घर से निकल के गरीबों तक जिनको जरूरत है उन तक पहुंचा रहे। तो ये नर सेवा नारायण सेवा है। इसके साथ साथ जो विकसित भारत में नर सेवा नारायण सेवा की है उसमें ऐसा है कि हम शुरू से जो बाल्यकाल से जब कक्षा 1-2 में बच्चे का नामांकन होता है उस समय से शिक्षा प्रणाली में भी ऐसी चीज लाएंगे कि भविष्य में जाके वो सेवा करने का सोचे। जब तक उसके सोच में ये चीज नहीं डाला जाएगा तब तक वो सेवा करने के लिए नहीं सोचेंगे। क्योंकि हमारा बीच में जो सिलेबस था उस सिलेबस में भारतीय संस्कृति का लगभग लोप था, जिसके वजह से हमारे देश के लोग नर सेवा नारायण सेवा को नहीं कर पाते थे। जो उस संस्कृति को पढ़ते थे वही कर पाते थे। तो आज उसमें भी बदलाव हो रहा है क्योंकि विकसित भारत में ऐसा बहुत सारा चीज सिर्फ विकसित भारत कहने से नहीं करने का, लेकिन वहां पे हर एक चीज में जिस चीज में बदलाव की जरूरत है वैसा करके लक्ष्य रखा गया है कि विकसित भारत 2047 तक करेंगे, जिसके में भी बदलाव दिख भी रहा है कि लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। और पर कैपिटा इनकम जैसे ही बढ़ेगा तो वो फिर नर सेवा नारायण सेवा की ओर जाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति तब ही नारायण सेवा कर पाएगा, नर सेवा कर पाएगा जब उसके पास अपने उपार्जन से या अर्जन करके अपने जो जरूरत है उससे अधिक हो। तो ये इसीलिए विकसित भारत के सपना में वो भी स्वामी जी के विचार को रखा गया है। और अगर आप ठीक ढंग से उस पूरी जो परिकल्पना की गई है विकसित भारत की उसके हर एक अलग अलग सेक्शन को पढ़ेंगे तो वो जरूर दिखता है कि भारतीय चीजों को उसमें मिश्रित करके भारतीय चीजों को जोड़ के ही वह सोच रखा गया। जी टंटन जी, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि शक्तिशाली बनो। सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले आप स्वयं शक्तिशाली बनो, फिर आप राष्ट्र को शक्तिशाली बना सकते हैं। उनका ये मानना था कि गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो, क्योंकि एक मजबूत शरीर में ही मजबूत मन का निवास होता है। आज भारत सरकार भी खेलो इंडिया यूथ गेम को इनिशिएट करती है, पूरे सालों भर होता है यूनिवर्सिटी स्तर पे। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। सभी खेल को सरकार फंडिंग करती है ताकि वो आगे बढ़ सके। इसको किस तरह से देखते हैं कि युवा को कितना मजबूत होना चाहिए कि वो 2047 तक विकसित राष्ट्र बना दे? सर्वप्रथम तो मैं यह बतलाना चाह रहा हूं
कि युवा मजबूत हो और युवा शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से भी मजबूत हो। इसके लिए भी भारत सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाने का काम किया है, भारत की शिक्षा है और भारतीयों के लिए शिक्षा है, सर्व सुलभ है। शिक्षा सबके लिए सुलभता के साथ उपलब्ध है। पूर्व से जो चली आ रही थी शिक्षा पद्धति, मैकाले की शिक्षा पद्धति थी। मैकाले ने कहा था कि मैं जा रहा हूं, अंग्रेज यहां से जा रहे हैं, लेकिन अंग्रेज का अंग्रेजियत यहां चलते रहेगा। उसे खत्म करने का काम जो केंद्र की सरकार ने की है और सर्व सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार ने जो काम किया है, केंद्र सरकार की जो यह शिक्षा है, इसमें देश के अंदर जो अक्रांता हुए, इसे पूर्व की सरकार जो थी वो महान बना करके यहाँ के नागरिक के पास प्रस्तुत कर रही थी। जो देश के अंदर लूट खसोट मचाया, जो देश की क्षति को, देश में क्षति पहुंचाया, कई मंदिर को तोड़ने का काम किया, कई मंदिर में जो वेद शास्त्र उपनिषद थे उसे जलाने का काम किया, उन लोगों को महान बना करके पूर्व की सरकार प्रस्तुत कर रही थी। और देश की जनता के पास जो सरकार प्रस्तुत करती है वही एक लेखा जोखा रहता है, देश की जनता के पास उसी को देखती है। लेकिन अभी जो सरकार नई शिक्षा पॉलिसी लागू किया है, इसमें ऐसे अक्रांता के बारे में नहीं है, जो देश के सच्चे सुपूत है उनके बारे में है। तो कहने का मतलब है कि देश में ऐसी शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति का अध्ययन युवा करेंगे तो मानसिक रूप से मजबूत होंगे। और मानसिक रूप के बाद जब शारीरिक रूप से बात करते हैं तो सरकार जो है उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित कर, कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित कर उन्हें काम देने का काम कर रही है। आज फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, खो खो हो, कबड्डी हो, बैट बॉल हो, बैडमिंटन हो, हर क्षेत्र में सरकार संकल्पित है। खेलो इंडिया के तहत जो है सरकार संकल्पित है युवाओं को आगे लाने के लिए कि खेल के माध्यम से ही अगर युवाओं में प्रतिभा है तो युवा आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे सरकार का जो लक्ष्य है, जो स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि नर सेवा जो है वही नारायण सेवा है, कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी के विचार को हमारे पार्टी के जो संस्थापक है दीनदयाल उपाध्याय जी, वो भी मानते थे। उनका भी कहना था कि नर सेवा नारायण सेवा, और उनका जो सिद्धांत था अंत्योदय का कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों का जब तक उदय नहीं होगा, जब तक गांव, गरीब, किसान, छात्र, मजदूर, युवा, महिला, नौजवान, उपेक्षित, वंचित, शोषित, पीड़ित, इनका उदय नहीं होगा, तब तक भारत का उदय नहीं होगा। जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे वही कहीं ना कहीं दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे। और इन लोगों का जो संकल्प था, उन संकल्प की सिद्धि को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के बारे में सोचने का काम किया और उनके उत्थान के लिए आयुष्मान भारत, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम कृषि योजना से लेकर के सैकड़ों ऐसे योजना है जो कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो चलाई जा रही है। और नर सेवा नारायण सेवा का जो है जो रूप था, उसको उसकी संकल्प की सिद्धि के लिए सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार संकल्पित है। और आज युवाओं को भी खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षित करके आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज देश विदेश में भी भारत का डंका बज रहा है, चाहे कोई किसी भी खेल हो, सब में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से कि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो, युवाओं को सारी सुविधाएं मिले और वर्ष 2047 में जब विकसित राष्ट्र बने तो एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हमारे युवा उसके संस्थापक बने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और स्वामी विवेकानंद के विचारों पर भी चर्चा किया। साथ ही जो आज 12 जनवरी है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को सुनकर और आप लोगों के विचारों को सुनकर, स्वामी विवेकानंद के विचारों को सुनकर, हमारे सरकार की नीतियों को सुनकर, जो आज युवा किसी भी कारण से मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, वो मुख्य धारा में शामिल होंगे और एक मजबूत राष्ट्र के संकल्प के साथ वो आगे बढ़ेंगे और वर्ष 2047 के विकसित भारत का हिस्सा बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी बहुत आभार आकाशवाणी में समय देने के लिए।